मोहब्बत बेदर्द सा दर्द है। नावल खातून ने अपने हैंड बैग से निकाला ही था। उस खातून के साथ बैठे हुए लड़के के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आ टपकी। उसने खातून की तरफ देखा जो हिजाब में थी। हाथों पर उसने बारीक कपड़े के काले दस्ताने चढ़ा रखे थे। चेहरे पर नकाब था, सिर्फ उसकी स्याह गहरी आंखें नजर आ रही थी। खातून की नजरें नावल के पन्नों पर लफ्ज़ों का ताक़ुब कर रही थी। वो लड़का उठा और वॉशरूम की तरफ चल दिया। वो 25 साल का पुरकशिश लड़का था, जिसकी रंगत गोरी और कद काठ मुतवस्त था। रोशन पेशानी के ऊपर हल्का सा मेहराब था, जो अक्सर लंबे स्याह बालों के नीचे छुपा रहता था। काली स्याह आंखों में अक्सर व बेशतर लाली रहती। उस लड़के ने वॉशरूम की तरफ जाते हुए बिजनेस क्लास के दूसरे मुसाफिरों पर वाजबी सी निगाह डाली, जिनमें से काफ़ी सारे लंच करने के बाद नींद की आगोश में थे। उस जहाज़ ने लंदन के हेथरो एयरपोर्ट से लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी। वो लड़का वापस आकर अपनी सीट पर बैठने लगा तो बैठने से पहले उसने फिर से नावल पढ़ती हुई खातून को बगौर देखा। उस खातून की उम्र 35 के आसपास थी। वो अपनी धुन में मगन नावल पढ़ रही थी। वो नौजवान सोना चाहता था, पर उसे नावल पढ़ती हुई खातून की लाइट से उलझन हो रही थी। पायलट ने मुसाफिरों के अलाप को मलहूज़े खातर रखते हुए रूटीन में चलने वाली काफ़ी सारी लाइट्स ऑफ कर दी थी। खातून ने नावल के अगले सफ़े को बड़े सलीके से पलटा। लड़के की नज़रें उसके हाथों पर थीं, जिसका अंदाज़ा खातून को हो चुका था। लड़के की बेचैनी भी उसने भांप ली थी। भाई, आपको मेरी वजह से कोई परेशानी है? खातून ने नफीस आवाज़ के साथ पूछा। खातून का लबो लहजा और तर्ज तकल्लुम नहायत उम्दा था। थोड़ी सी रोशनी में भी मेरी नींद उड़ जाती है। लड़के ने संजीदगी से अपनी परेशानी बयान कर दी। खातून के रुखसार पर मीठी मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने बाएं हाथ में नावल संभाला और दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली से लाइट का बटन ऑफ कर दिया। मेरे ख्याल में तो नींद का ताल्लुक दिल के सुकून से है। दिल मुतमिन हो तो कहीं भी नींद आ जाती है। खातून ने लाइट ऑफ करने के बाद नौजवान के चेहरे का जायजा लेते हुए अपनी राय दे दी। किसी के मिजाज का ताल्लुक सुकून या बेसुकूनी से नहीं होता। मैं बड़ा मुतमिन और पुरसुकून हूँ। नौजवान ने भी खातून की तरफ बगौर देखकर जवाब दिया। खातून के होंठों पर नौजवान की बात सुनकर फिर से हल्का सा तबस्सुम आया। भाई, मैंने आपकी बात नहीं की थी। खैर, आप आराम करो। खातून ने सीट की पुश्त के साथ टेक लगाई और खुली आंखों से ऊपर देखने लगी। नावल उसने अपनी गोद में रख लिया था। इससे पहले पिछले 6 घंटों की मुसाफत के दौरान उन दोनों ने तारफी मुस्कुराहट के साथ सिर्फ हाय, हेलो, सलाम दुआ, थैंक्स और शुक्रिया ही एक दूसरे से कहा था। खातून की गोद में पड़े हुए नावल ने एक दफ़ा फिर से नौजवान की तवज्जो हासिल कर ली थी। आप भी इस तरह के नावल्स पढ़ती हैं? नौजवान ने सोने की बजाय सवाल पूछ लिया। खातून उसकी आवाज़ पर चौंकी और उसकी तरफ देखकर पूछा, किस तरह के मतलब? मैं समझी नहीं। अब की बार खातून के चेहरे पर संजीदगी थी। डाइजेस्टों में किस्तवार छपने वाले नावल्स जिनका कोई मकसद नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वक्त का ज़िया। नौजवान ने 2 टोक खुद ही तबसरा कर दिया। आप नहीं पढ़ते ऐसे बेमकसद नावल्स? खातून ने सवालिया नज़रों से पूछा ही था। नौजवान ने हल्का सा कहका लगा दिया और ज़ोर से हंसता, अगर उससे दूसरे मुसाफिरों की नींद का ख्याल ना होता। एक बात थी, वो दोनों धीमे सुरों में अपनी बात कर रहे थे। मैंने तो बाज़ला को भी सख्ती से मना कर दिया है, खबरदार जो ऐसे नावल्स पढ़े। बाज़ला आपकी शरीके हयात है? खातून ने हौले से पूछा। मैंने अभी शादी नहीं की। नौजवान ने खुश्क लहजे में जवाब दिया। बहन है? खातून ने अंदाज़ा लगाया। नौजवान ने नफ़ी में गर्दन हिलाई और कहने लगा, बहन तो नहीं है, हाँ बहन जैसी ज़रूर है। खातून ने सुना तो हल्का सा मुस्कुराई, फिर से टेक लगाई और ऊपर देखने लगी। लड़के ने हिजाब के बावजूद उसकी दबी दबी मुस्कुराहट देख ली थी। आप मेरी बात पर मुस्कुराई क्यों? नौजवान ने कुछ खुफगी से पूछा।
गहरी नज़र है आपकी, पर्दे के पीछे वाली मुस्कुराहट भी देख लेते हैं। ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं है। लड़के के रूखे लहजे पर खातून ने उसे देखा, फिर संजीदगी से कहने लगी, देखो भाई, रिश्ते जैसा जैसी की बैसाखियों के सहारे नहीं चल सकते। बहन सिर्फ और सिर्फ बहन होती है, बहन जैसी नहीं होती। हम अक्सर कहते हैं ये मेरी बहन जैसी है, वो खातून मेरी माँ जैसी है, आप मेरे बाप जैसे हो, तुम मेरे बेटे जैसे हो। कभी कोई मर्द ये नहीं कहता मैं उस खातून को अपनी बीवी जैसा ही समझता हूँ। आपने कभी भी किसी खातून के मुंह से ये नहीं सुना होगा मैं उस मर्द को अपने शोहर जैसा ही समझती हूँ। अब आपने तय करना है बाज़िला आपकी बहन है या नहीं है। जैसी को बीच में से निकाल दो। वैसे तो मैं जल्दी हार नहीं मानता, बहुत ज़िद्दी हूँ, पर आपकी बात दिल को लगी। मैं इकरार करता हूँ बाज़िला मेरी बहन है। दोनों के होंठों ने मुस्कुराहट का मज़ा लूटा। वो लड़का इस सारी गुफ्तगू के दौरान पहली बार मुस्कुराया था। आप तो फ़ौरन रिश्ता बना लेती हैं। आप कब से मुझे भाई कह रही हैं? भाई मुझे कहाँ आते हैं रिश्ते बनाना। खातून ने अपनी गोद में पड़े हुए नावल पर ऐसे हाथ फेरा जैसे वो कोई मुकद्दस चीज़ हो उसकी नज़र में। इसके बाद खातून ने अपने पहलू में पड़े हुए हैंडबैग में वो नावल रख दिया। लड़के ने इस सारे अमल को बड़े गौर से देखा तो दिल की बात जुबान पर ले आया। लगता है आपको इस नावल से ख़ास लगाव है। खातून ने बगैर तामुल के कहा। कोई ख़ास वजह? ये मेरी ही कहानी है। खातून ने नज़रें झुकाए ही कह दिया। बाज़िला की भी इस नावल को पढ़ने के बाद आप जैसी ही राय थी। कहने लगी, भाई ये नावल पढ़कर मुझे ऐसा लगा जैसे ये मेरी ही कहानी हो। नमल हैदर उसकी पसंदीदा राइटर है। बाज़िला के पास इस राइटर के सारे नावल मौजूद हैं। लड़का बड़े ज़ौक़ व शौक़ से बाज़िला की बातें खातून को सुना रहा था, हालांकि वो चर्ब ज़ुबान बिल्कुल भी नहीं था। नमल हैदर आपकी बहन बाज़िला की तो पसंदीदा राइटर है, और आपकी? खातून ने इश्तियाक से पूछा। बिजनेसमैन हूँ, शेर व शायरी और अदब से बिल्कुल लगाव नहीं है। किताबें पढ़ता ज़रूर हूँ, मगर ये फजूल किस्म की नहीं। उर्दू अदब और शेर व शायरी को आप फजूल समझते हैं? यस, हमारा सारा अदब सिर्फ दो लफ्ज़ों के गिर्द घूमता है, मोहब्बत और इश्क। जहाँ तक शायरी की बात है, वो हिजर और दर्द के सहारे चल रही है। दूसरे राइटर्स की अभी बात नहीं करते। आप नमल हैदर को ही ले लें, सारे के सारे नावल मोहब्बत पर ही लिख डालें। खातून गौर से लड़के की बातें सुन रही थी। आप नमल हैदर के खिलाफ हैं या मोहब्बत के? खातून ने शाइस्तगी से पूछा। दोनों के। मोहब्बत एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका सहारा लेकर दुनिया में सबसे ज़्यादा धोखा दिया जाता है। लड़के ने तलखी से जवाब दिया। खातून उसके जज्बातीपन से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। मोहब्बत की मुखालफत तो समझ आ गई। आपके बकौल मोहब्बत धोखे का सबब बनती है। नमल हैदर के क्यों खिलाफ हो? खातून ने बड़े मज़े से पूछा। वो ख्याली किरदार तख्लीक करके मोहब्बत की वकालत करती रहती है। लड़के ने किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह जवाब दिया। नमल हैदर ने सिर्फ वो किरदार तख्लीक किए हैं जो हमारे इर्द गिर्द मुआशरे में मौजूद हैं। वो किरदारों को सोचती नहीं है, बल्कि देखती है। जो उसे दिखाई देता है वो वैसे ही लिख देती है। खातून ने यकीन कामिल से कहा। आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे आप नमल हैदर को जानती हैं। मोहब्बत बेदर्द सा दर्द है। वही नावल है ना जिसमें लड़का और लड़की एक दूसरे की खातिर जान दे देते हैं? जी हाँ। इम्पॉसिबल उर्दू में क्या कहते हैं? हाँ, याद आया। अक्ल सलीम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। यही बात मेरी समझ से तो बाहर है। लड़का जज्बाती अंदाज में बोला। जो समझ में आ जाए वो बात कहलाती है, जो ना आए उसे मोहब्बत कहते हैं। खातून ने किसी दानिश्वर की तरह जवाब दिया। वो कुछ तवक्कुफ के बाद दोबारा गोया हुई। माँ की ममता को आप कैसे समझ सकते हैं? उसने अजीब नज़रों से खातून की तरफ देखा और कुछ देर देखता रहा। फिर एयर होस्टेस को बुलाने के लिए बेल बजाई। एयर होस्टेस आई। लड़के ने उससे पानी मंगवाया। वो पानी लाई। लड़के ने एक ही सांस में सारा पानी ख़त्म किया था। आपने जवाब नहीं दिया। खातून ने सवालिया नज़रों से लड़के की तरफ देखा।
वो गर्दन झुकाए हुए था और उसकी नज़रें मटर गश्त कर रही थी। माँ की ममता को छोड़े, आप ये बताएं नमल हैदर को कैसे जानती हैं? लड़के ने शौरी तौर पर बात गोल कर दी थी। खातून ने जांचती नज़रों से उसकी तरफ देखा और कुछ सोच में पड़ गई। चंद लम्हों के बाद कहने लगी, मेरा मानना है कि राइटर की तहरीरें उसकी शख्सियत की अक्कासी करती हैं। मैं नमल हैदर को उसकी तहरीरों के तवस्त से जानती हूँ। माफ़ कीजिएगा, आपकी नमल हैदर खुद भी एक करैक्टर ही है। लड़के ने फिर से अपनी राय दे दी। वो कैसे? खातून ने उजलत में पूछा। देखे ना, सोशल मीडिया के दौर में इतनी बैकवर्ड है, टीवी पर नहीं आती, कोई तस्वीर नहीं है उसकी, बाजला बेचारी गूगल पर सर्च करती रहती है। वो उसकी निजी ज़िंदगी है, जैसे चाहे गुजारे। खातून ने संजीदगी से जवाब दिया। वो तंज से मुस्कुरा दिया। मोहब्बत पर लिखने वाली मोहब्बत को नहीं समझती। उसे चाहिए लोगों से मिले। लोग उसे टीवी पर देखना चाहते हैं, उसकी बातें सुनना चाहते हैं, उसके साथ तस्वीरें बनवाना चाहते हैं। लोग मोहब्बत करते हैं उससे। मोहब्बत में देखने की शर्त नहीं होती। वो अपने चाहने वालों से जो कहना चाहती है अपने नावलों में लिख देती है। ये मोहब्बत की एक अलग और मुख्तलिफ सूरत है। मोहब्बत मोहब्बत, मुझे नफ़रत है मोहब्बत से। लड़का दांत पीसते हुए बोला। उसने अपने दिल का गुबार निकाल लिया था। खातून ने शगुफ्ती से उसके शाने पर अपना हाथ रखा और शाइस्तगी से कहने लगी, देखो भाई, मोहब्बत से इतनी नफ़रत मत करो। अगर ये जालिम हो गई तो ये कि जो इसके जितना खिलाफ होता है, ये उससे उतने ही तवाफ़ करवाती है अपने हुजूर। खातून ने नसीहत की तर्ज में अपना नुक्ता नज़र पेश किया। लड़के ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें मोड़ ली। कुछ पल दोनों अतराफ खामोशी रही। हम बगैर तारुफ के घंटा भर से बातें किए जा रहे हैं। मैं मुजम्मल बेग एक्सपोर्टर हूँ। लेदर गुड्स और ट्रैक सूट की फ्रांस, जर्मनी और यूके एक्सपोर्ट करता हूँ। लाहौर में 2 फैक्ट्रियाँ हैं। मैं नमल हैदर राइटर हूँ, कई नावल लिख चुकी हूँ। नमल ने मुजम्मल के अंदाज में ही खुद का तारुफ करवाया। मुजम्मल बेग हैरत में मुब्तला था। वो घंटा भर से जिस खातून की मुखालफत कर रहा था वो उसके साथ ही बैठी थी। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, दरअसल मेरा मतलब वो। मुजम्मल बेग ने रुक रुक कर कहा, देखो भाई, आपकी कोई बात मुझे बुरी नहीं लगी। अब मेरी सुनो। आपने कहा था किसी के मिजाज का ताल्लुक सुकून या बेसुकूनी से नहीं होता। मैं बड़ा मुतमिन और पुरसुकून हूँ। अगर तबीयत में मोहब्बत हो तो सुकून चेहरे से ही नज़र आ जाता है, उसे बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने ये भी कहा था कि नमल हैदर करैक्टर है। मेरा मानना है हर राइटर पहले खुद एक करैक्टर होता है, तभी तो वो माशरे में बिखरे किरदारों को जल्दी पहचान लेता है, क्योंकि वो उस एक कबीले ही से होते हैं। मैंने आपको भी पहचान लिया है, आप भी करैक्टर हैं। आपकी कहानी यकीनन बहुत अलग और मुख्तलिफ होगी, पर अभी अधूरी है। आप मोहब्बत और नफ़रत की वादियों के दरमियान खुद को खोज रहे हैं। जब आप मोहब्बत की मंजिल पा लोगे तो मुझे फ़ोन करना, तब मैं आप पर भी नावल लिखूंगी। मेरे नावल मोहब्बत बेदर्द सा दर्द है। ये किरदारों पर भी आपको इतराज़ था। आपके ख्याल में वो किरदार ख्याली है? हकीकत में ऐसा थोड़ी होता है। रिफत और रमीज़ को मैंने खुद अपनी आंखों से देखकर लिखा था, सिर्फ उनके नाम तब्दील किए थे, बाकी सब कुछ हकीकत ही था। नमल हैदर ने बड़े सलीके से बात की थी। मुजम्मल बेग ने उसकी बात को पूरी तवज्जो दी। नमल हैदर ने अपने हैंडबैग से अपना लेडीज़ वॉलेट निकाला, उसमें से अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर मुजम्मल बेग को थमा दिया, जो उसने चुपचाप ही थाम लिया। नमल हैदर सलीके से फिर बोल पड़ी, मैं आपको डाइजेस्टर में छपने वाले दर्जनों नावल्स के नाम बता सकती हूँ, जिनको पढ़कर हज़ारों अफराद की ज़िंदगियों में तब्दीली आई है। जिस तहरीर को पढ़कर भटके हुए रास्ते पर आ जाए, उसे वक्त का ज़िया कहना नाइंसाफ़ी नहीं होगी। आपने ये भी कहा था कि नमल हैदर मोहब्बत की वकालत करती है। मुजम्मल भाई, मैं कौन होती हूँ मोहब्बत की वकालत करने वाली? मोहब्बत तो खुद ही वकील है, और जिसकी वकील खुद मोहब्बत हो
وہ خود ہی میں خود کفیل ہو جاتا ہے۔ نمل حیدر نے فصاحت سے ساری بات کی تھی۔ اس وقت مزمل کے رخ روشن پر کئی ساری الجھنوں کا بسیرا تھا۔ وہ ذہنی طور پر اس وقت محبت اور نفرت کی درمیانی خلیج پر کھڑا تھا۔ نمل حیدر نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے تو مسکرائی اور میٹھی آواز میں کہنے لگی، مزمل بھائی، آخری بات ماں کا ذکر ہوتے ہی آپ کے چہرے کے خد و خال تبدیل ہو گئے تھے، ایسا کیوں تھا؟ میں یہ تو نہیں پوچھوں گی، آپ کا نجی معاملہ ہے۔ چند دن پہلے ایک نئے رائٹر کا ناول پڑھنے کا موقع ملا۔ اس نے ایک لائن بڑی اچھی لکھی تھی، ماں جیسی بھی ہو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دیتی ہے۔ حسین اتفاق ہے آپ کا نام میم سے شروع ہوتا ہے، ماں اور محبت بھی میم سے ہی ہے۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک فین نے ای میل کے ذریعے پوچھا، نمل آپی محبت کا مطلب تو بتائیں۔ میں چند دن سوچتی رہی، پھر مجھے جواب مل گیا، محبت کا مطلب ہے ماں اور ماں کا مطلب ہے محبت۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترنے والے ہیں۔ حفاظتی بیلٹ باندھ لیجئے اور کرسی کی پشت سیدھی کر لیں۔ ایئر ہوسٹس نے نمل حیدر کی حکمت سے بھری باتوں کا سلسلہ توڑا تھا۔ جہاز کی لینڈنگ کے بعد مزمل نے نمل حیدر کا ہینڈ کیری کیبن سے نکال کر اس کے حوالے کیا تھا۔ نمل حیدر نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مزمل بھائی کوئی بات ناگوار گزری ہو تو معذرت خواہ ہوں۔